नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व का मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंचा। मणिपुर में 2 महीने की हिंसा के बाद आज स्कूल खुले। G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों का स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग बढ़ाने पर जोर। बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में लगभग 20 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने केरल में भारी वर्षा की चेतावनी दी। और इस्राएली सेना ने जेनिन में शरणार्थी शिविर से सैनिकों को वापस बुलाया। सैन्य ऑपरेशन में कम से कम 12 फलस्तीनियों की मौत। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने पार्टी में वर्चस्व संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग को इस बारे में एक पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजीत पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र दायर किए। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल कर इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। मणिपुर के विद्यालयों में आज से 1 से 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। राज्य में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद सभी विद्यालय बंद कर दिए गए थे। राज्य के 4600 से अधिक ज्यादा विद्यालयों में हिंसा प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री रखे गए थे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पहले ही घोषणा की थी कि 11वीं और 12वीं की कक्षाएं जल्द ही शुरू होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवा पीढ़ी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से जोड़ना और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज नागपुर में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि आज की युवा पीढ़ी अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भी अपनी जन्मभूमि और संस्कृति से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति ने लोगों से अपने समुदाय और परिवार में अपनी मातृभाषा का उपयोग करने की अपील की। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि जहां एक ओर हमें दूसरी भाषा और संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन वहीं हमें अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि, मातृभाषा और माँ सबसे बढ़कर है। आज की युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर देश विदेश में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। जन्मस्थली से दूर रहकर हमारी युवा स्थानीय भाषा और संस्कृति से भी जुड़ी रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप अपने परिवार, समाज और समुदाय में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। अपने बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान दें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहकारी संघवाद की भावना से केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों ने आज इस बात पर जोर दिया कि अनुसंधान और नवाचार समावेशी और सतत विकास को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने G20 अनुसंधान और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद एक परिणाम दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश जारी किया गया।
बैठक के बाद डॉक्टर सिंह ने कहा कि G20 अनुसंधान मंत्रियों ने स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग का विस्तार करने और सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्रियों ने महासागर आधारित सतत अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्नत अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग के माध्यम से बेहतर महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणालियों की आवश्यकता पर भी बल दिया। As far as the blue economy is concerned, it's very deeply connected with the deep sea mission. We have an exclusive asset of having a 7,500 kilometer long coastal area. We have huge ocean resource. The kind of biodiversity, minerals, metals that lie hidden in the seabed which were not so far explored or going to add value to our economy. भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक कल बेंगलुरु में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था एजेंसियों की जिम्मेदारियों और अभियानों में समन्वय पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी को जिम्मेदार तरीके से सुधारना है। अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों के लिए भी सम्मेलन, पैनल चर्चाएं और द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की तैयारियां जारी है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आज चंद्रयान 3 को GSLV मार्क 3 रॉकेट के साथ जोड़ा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ट्वीट में ये जानकारी दी। चंद्रयान 3 को 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपित करने की योजना है। एक रिपोर्ट। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर के साथ चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी परिक्रमा करेगा। ये मिशन भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की तरह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसरो चंद्रमा की सतह पर दूसरी बार लैंडर को उतारने का प्रयास कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 2 मिशन से सीख लेते हुए इस बार कई सुधार किए हैं। वर्ष 2019 में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण लैंडर चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग यानी उसे धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। इसके बाद लैंडर से निकलकर रोवर स्थल के आसपास की तापीय चालकता, तापमान और भूकंपीय गतिविधि को मापेगा। इसके अलावा अन्य जानकारी भी पृथ्वी पर भेजेगा। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर तंजानिया की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जंजीबार पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान वे उच्च स्तरीय वार्ता के अलावा भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री तंजानिया के सांसदों के भारत मैत्री समूह के सदस्यों से मिलेंगे और भारत तंजानिया व्यापार बैठक का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ये निर्णय इस महीने की 11 तारीख से लागू हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि इस फैसले से राज्य के लगभग 1 करोड़ 78 लाख आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को लाभ होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने और वर्षा संबंधी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हुई। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि बक्सर और बांका जिलों में 4 लोगों की, जबकि कटिहार, कैमूर, भागलपुर, रोहतास, जहानाबाद, जमुई और औरंगाबाद जिलों में एक व्यक्ति के मरने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं उस समय हुई जब वर्षा के दौरान लोग खेतों में काम कर रहे थे। मुंगेर में तेज बारिश से दीवार ढहने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कल बिजली गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। जिला प्रशासन ने बताया है कि मेहनगर थाना के अंतर्गत बरवा सागर में बिजली गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी तरह की अन्य घटना में जिले के महाराजगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति मारा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केरल में अत्यधिक वर्षा जारी है। इडुक्की जिले के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे राज्य में भारी नुकसान की खबरें हैं। सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष और राहत शिविर शुरू किए गए हैं। कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोड और पलक्कड़ जिलों के सभी शिक्षण संस्थानों में कल अवकाश घोषित किया गया है। एमजी विश्वविद्यालय में कल होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने केरल, गोवा और कोंकण क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हेवी रेनफॉल वार्निंग ओवर केरला यही है कि जो रेड कलर वार्निंग फॉर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मोर देन 200 मिलीमीटर ऑल्सो आज होगा और ये केरला एंड गोवा और कोंकण एरिया में होगा। और उसके साथ साथ जो बाकी जो सटा हुआ इलाका है जैसे इंटीरियर कर्नाटक है, तमिलनाडु है और मध्य महाराष्ट्र है, वहाँ भी हेवी टू वेरी हेवी ऑरेंज कलर वार्निंग है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इजरायली सेना ने आज वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में शरणार्थी शिविर से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। इजरायली सेना ने कहा कि 2 दिन तक चले अभियान के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वेस्ट बैंक में सेना का 2 दशकों का ये सबसे बड़ा अभियान था। इस बीच फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान के दौरान कम से कम 12 फलस्तीनी मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। मिस्र और तुर्की ने 1 दशक में पहली बार राजनयिक संबंध राजदूत स्तर के कर लिए हैं। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस फैसले का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों को फिर से स्थापित करना है। अम्र एल-हमामी अंकारा में मिस्र के राजदूत बनेंगे, जबकि तुर्की ने काहिरा में सलीह मुतलू सेन को अपना राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना की मेजबानी में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास 2023 जिमेक्स 23 आज से विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। 2012 में शुरू हुए अभ्यास की ये 11वीं वर्षगांठ है। जापान समुद्री आत्मरक्षा बल की इकाइयां और भारतीय नौसेना के जहाज अभ्यास में भाग ले रहे हैं। कश्मीर घाटी में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 12,400 से अधिक तीर्थयात्रियों ने आज अमरनाथ जी के दर्शन किए। इस महीने की 1 तारीख से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के बाद से अब तक 61,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अनंतनाग जिले में पहलगाम नुनवा मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग में मौसम आज काफी सुहावना था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 33 अंक नीचे आकर 65,446 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक की सुस्ती के साथ 19,399 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 82 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के अनुबंध वाला सोना समाचार तैयार किए जाने तक 58,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 70,455 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी और दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चा तेल $76.30 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व का मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंचा। मणिपुर में 2 महीने की हिंसा के बाद आज स्कूल खुले। G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों का स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग बढ़ाने पर जोर। बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में लगभग 20 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने केरल में भारी वर्षा की चेतावनी दी। और इजरायली सेना ने जेनिन में शरणार्थी शिविर से सैनिकों को वापस बुलाया। सैन्य ऑपरेशन में कम से कम 12 फलस्तीनियों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।